हेलो, गुड मॉर्निंग। आज बच्चों हम लोग जो स्टडी करेंगे वो वार्नर के थ्योरी में क्या क्या लिमिटेशंस थे, क्या क्या सीमाएं थी, क्या क्या डिमेरिट्स थे, उसी को आज हम लोग यहाँ पे देखे थे। तो पिछले क्लास में मैंने आपको वार्नर के थ्योरी के बारे में बताया था और वार्नर की थ्योरी आप देखे ही होंगे कि लगभग 100 साल पहले की बात है। उसमें सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग के बारे में वार्नर ने बताया था, लेकिन संसाधनों की कमी होने के कारण अब हम लोग एडवांस साइंस में पहुंच चुके हैं और एडवांस साइंस में पहुंचने के कारण उसमें कई प्रकार की जो खामियां थी वो नज़र आने लगी है और उसी खामियों को आज हम लोग इसको लिमिटेशंस बोलेंगे, आज यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो देखो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है लिमिटेशंस। पहले तो ये बोल दूँ कि बाबू पिछले क्लास में जो मैंने वार्नर थ्योरी बताया था आप उसे तैयार कर लो, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पज़ से ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। वार्नर के थ्योरी, वार्नर के सिद्धांत को लिखें, इसलिए उसे तैयार कर लेना। देखो लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस ऑफ वार्नर थ्योरी, वार्नर के सिद्धांत की सीमाएं या फिर उसकी आप बुराइयां भी बोल सकते हो। ठीक है, देखो पहला लिखा हुआ है, जो मैं पिछले क्लास में बताया था, वार्नर वाज फर्स्ट टू डिस्क्राइब बॉन्डिंग फिगर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, बट दिस थ्योरी कुड नॉट आंसर बेसिक क्वेश्चंस लाइक, देखो मैंने कहा कि वार्नर वाज फर्स्ट टू डिस्क्राइब द बॉन्डिंग फिगर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग के मतलब आबंध के क्या क्या लक्षण होंगे उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? वार्नर ने बताया था, जो कि आपको हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आबंध के अभिलक्षण के बारे में सबसे पहले वार्नर ने वर्णन किया था। ओके बाबू, लेकिन ये जो थ्योरी थी ये सफिशिएंट नहीं था कि सभी बेसिक क्वेश्चंस को आंसर कर दे। कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस हैं, जैसे वो कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते थे कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बनाने में जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट ही इन्वॉल्व होते हैं, है ना। वो भी क्या, सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट नहीं होते हैं। तो अब एक क्वेश्चन आती है कि डी कुछ ही एलिमेंट क्यों इन्वॉल्व होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने में, सभी एलिमेंट क्यों नहीं होते हैं, ये क्वेश्चन बनती है। तो दूसरा जो क्वेश्चन था उसमें कि आखिर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिगेंड था, स्पेसियस अरेंजमेंट दिखाती थी, स्पेसियस अरेंजमेंट होने के डायरेक्शनल हो जाता था। तो अब ये क्वेश्चन बनता है कि क्यों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बॉन्ड होते हैं वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के होते हैं, है ना। और नेक्स्ट जो अब क्वेश्चंस बनती हैं वो ये बनता है कि हम लोग देखें तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है, साथ साथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अब हम लोग देखेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वगैरह में देखेंगे। तो ये जो आपके पास 3 क्वेश्चंस थे कि डायरेक्शनल क्यों होते हैं, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्यों रखते हैं, कुछ ही सर्टेन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं, ये सारे क्वेश्चंस का जो आंसर वार्नर थ्योरी नहीं कर पा रही थी और वही आपके पास लिमिटेशंस बन के आएगा। तो उनमें से देखो बाबू, मैंने पहला पॉइंट लिखा हूँ, मैं फिर से पढ़ दूँ। वार्नर वाज फर्स्ट टू डिस्क्राइब द बॉन्डिंग फिगर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बट दिस थ्योरी कुड नॉट आंसर बेसिक क्वेश्चंस लाइक, लेकिन ये सिद्धांत, है ना, कुछ आधारभूत क्वेश्चंस का वर्णन नहीं कर पा रहे थे, जैसे, है ना, वो कौन कौन से हैं। पहला है व्हाई ओनली सर्टेन एलिमेंट्स possess द रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना, क्यों कुछ ही तत्व में सिर्फ विशिष्ट गुण होते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाती है। देखो यहाँ लिखा है हिंदी में बाबू, क्यों सिर्फ कुछ ही तत्वों में उपसहसंयोजक यौगिक बनाने के
विशिष्ट गुण होते हैं। पहला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर वार्नर थ्योरी नहीं कर पाती है। दूसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूं, दूसरा पॉइंट, है why bond in coordination compound has directional property. डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बॉन्ड होते हैं वो डायरेक्शनल क्यों होते हैं? डायरेक्शनल होने के कारण वो क्या कर रहा था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेट्री बता रही थी, ऑप्टिकल आइसोमेट्री बता रही थी। आखिर क्या कारण है, क्यों भाई उसके बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं, स्पेस में एक विशिष्ट डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं, और अरेंज होने के कारण क्या करते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को बनाती है, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर को बनाती है, ऑक्टाहेड्रल बनाती है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल बनाती है। आखिर क्यों ऐसा होता है? इस आंसर को वार्नर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, जो कि उसके लिमिटेशंस बनेंगे। इसी को मैं क्या करता हूँ, हिंदी में लिख रहा हूँ। उपसंयोजक यौगिक में आबंध डायरेक्शनल होते हैं ना बाबू, दैसिक मतलब डायरेक्शनल, दैसिक गुण क्यों रखती है, इसके बारे इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन वार्नर थ्योरी नहीं कर पाती है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा जो लिमिटेशंस हैं, सब में क्वेश्चंस बनाओगे बाबू, सब क्वेश्चन है ना। वाई कोऑर्डिनेशन compounds have optical and magnetic properties, है ना। हालांकि ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को देख चुके हैं हम लोग, मैट्रिक प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर देखेंगे। और मैट्रिक प्रॉपर्टी में आपको मिलेगा पैरामेट्रिक, डायमेट्रिक, इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है बाबू। तो जो अगला जो क्वेश्चन था कि वाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैज ऑप्टिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, क्या कारण है, क्यों, क्या कारण बोलो, या क्यों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इस प्रकार के गुण होते हैं। किस प्रकार के गुण? ऑप्टिकल गुण होते हैं, और ऑप्टिकल गुण ध्रुवन गुण होते हैं, और ये मैग्नेटिक गुण चुंबकीय गुण होते हैं। चुंबकीय गुण को हम लोग देखेंगे, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को हम लोग देख चुके हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेबो रोटेटरी, है ना। तो इसे मैं क्या करता हूँ बाबू, हिंदी में लिख देता हूँ। क्यों उपसंयोजक यौगिक, क्यों उपसंयोजक यौगिक में ध्रुवन एवं चुंबकीय गुण होती है।
तो ये जो 3 बेसिक क्वेश्चन थे, ये 3 बेसिक क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन ये क्यों कुछ सर्टन एलिमेंट ही कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बनाती है। ओके बाबू, इसका आंसर नहीं कर पा रही थी, लिमिटेशन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, क्यों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो बॉन्ड होते हैं डायरेक्शनल होते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन वार्नर थ्योरी नहीं करती है, जो कि लिमिटेशंस हुआ। तीसरा जो क्वेश्चन है, क्यों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऑप्टिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ध्रुवन गुण एवं चुंबकीय गुण क्यों रखती है, चुंबकीय है बाबू, ये चुंबकीय, उसको हम लोग देखेंगे। चुंबकीय गुण होती है। तो ये जो बेसिक क्वेश्चंस थे, इस बेसिक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन वार्नर थ्योरी नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो उसके दोष हो गए, और उसी दोष को हम लोग सीमाएं बोलेंगे या फिर लिमिटेशंस बोलेंगे, है ना। तो जल्दी जल्दी बाबू इसको क्या करो, नोट कर लो। अब वार्नर थ्योरी में जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। चलो बाबू, वार्नर थ्योरी से रिलेटेड जो उसने कंपाउंड को बनाया था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। उस क्वेश्चंस को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आपके सामने में डिस्कस कर रहा हूँ। इससे क्वेश्चंस आपके नीट भी पूछे हुए हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। देखो, मैं आपके लिए कलेक्शन करके लाया हूँ। क्वेश्चंस हैं, on the basis of following observations, on the basis of following observations made with aqueous solution, aqueous solution शॉर्ट में लिखा हूं, एसाइन पता करें सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी to metal in the following compounds। ओके बाबू, डाटा दे देंगे, मैं आपको डाटा दे रहा हूँ। पहले इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में लिख देता हूँ। कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस मेड विथ एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन में बनाए गए, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस मेड विथ एक्वस सॉल्यूशन assign secondary valency to the metal in the following compounds। कुछ कंपाउंड्स दे रहा है, उस कंपाउंड्स में आपको क्या करना है, सेकेंडरी वैलेंसी पता करना है। कब, जब उसे जलीय विलयन के साथ क्या किया है, ट्रीट किया गया है, ठीक है। मैं इसे क्या कर रहा हूँ, हिंदी में लिख रहा हूँ। जलीय विलयन में बनाए गए जलीय विलयन में बनाए गए निम्नलिखित प्रेक्षण कर रहा है ना, प्रेक्षणों के आधार पर सेकेंडरी वैलेंसी द्वितीय संयोजकता प्राप्त करें। सेकेंडरी वैलेंसी निम्नलिखित
यौगिक में, निम्नलिखित यौगिक में ज्ञात करें या प्राप्त करें। ओके बाबू, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं उस क्वेश्चन का डाटा आपको बना के दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन को लिख लें, क्वेश्चंस को आप लिख लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जलीय विलयन में कुछ परीक्षण किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया और उसके आधार पर आपको कुछ कंपाउंड दिया है डाटा के रूप में, और उसमें बताया आपको उसमें सेकेंडरी वैलेंसी कितना होगा। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चंस को मिटा रहा हूँ। डाटा है, इधर है फॉर्मूला, और इधर दिया हुआ है मोल ऑफ AgCl precipitate per mole of the compound with excess of silver nitrate, excess of सिल्वर नाइट्रेट, है ना। सिल्वर नाइट्रेट के एक्सेस के साथ उस सॉल्यूशन का रिएक्शन कराया। देखो कहाँ पर काम हो रही थी, जलीय विलयन में। सिल्वर नाइट्रेट के एक्सेस के साथ उस जलीय विलयन का रिएक्शन कराया तो वहाँ पर सिल्वर क्लोराइड प्रिसिपिटेट हुई, है ना। तो यहाँ पर मैं इसका हिंदी लिख देता हूँ, सिल्वर नाइट्रेट के अधिकता के साथ अभिक्रिया कराने पर, मीनिंग यही हुआ, है ना, कराने पर AgCl का प्रतिमोल अवक्षेपित हो रही है, प्रेसिपिटेट हो रहा है। ठीक है, तो कौन कौन से कंपाउंड दे रहा है। कंपाउंड आपको दिया हुआ है, पहला में PdCl2 4NH3, कितना मोल AgCl प्रेसिपिटेट होगा मैं बता रहा हूँ। कहता है इस कंपाउंड में जब सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन कराते हैं एक्सेस के साथ, इसका जलीय विलयन, है ना, जलीय विलयन इसका लिया, इसका जलीय विलयन लिया और उसमें सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से रिएक्शन कराया, तब देखा कि इसके जो हैं 2 मोल सिल्वर क्लोराइड प्रिसिपिटेट कर गई। ओके, तो बताना है कि इसका सेकेंडरी वैलेंसी कितना होगा। दूसरा NiCl2 6H2, है ना, इसके जलीय विलयन को इस सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराया तो देखा कि वहाँ पे कितना प्रिसिपिटेट कर गया, 2 मोल AgCl प्रिसिपिटेट कर गया। तो बताइए इसका सेकेंडरी वैलेंसी कितना होगा। तीसरा कंपाउंड जो है COCl3 4NH3, जब इसके जलीय विलयन को एक्वस सॉल्यूशन को सिल्वर नाइट्रेट के एक्सेस के साथ रिएक्शन कराया गया तो कोई भी AgCl प्रिसिपिटेट नहीं हुआ। 4 PtCl4 एंड 2HCl, जब इसके एक्सेस के साथ रिएक्शन करा गया, इसके जलीय विलयन में एक्वस सॉल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट के एक्सेस के साथ रिएक्शन कराया गया तो थोड़ा सा बाबू यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है। इसका 1 मोल
AgCl बन रहा था, इसका कोई नहीं बना, ठीक है। और 5 में जो दिया हुआ है PtCl2 एंड 2NH3, इसके साथ जब रिएक्शन कराया गया तो भी कोई AgCl का प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ। क्या रखो, मैंने बताया था कि X माइनस आयन में टेस्ट होता है X माइनस आयन का। X माइनस आयन मतलब ये हो सकता है क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है। X माइनस मतलब इसको जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराओगे एक्सेस के साथ तो AgX से रिएक्शन कर जाती है तो बन जाएगी AgX। अगर यहाँ पे Cl माइनस होता AgCl बनता है ना, Br माइनस होता AgBr बनता, और ये I माइनस होता तो AgI बनता। ओके बाबू, तो इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड के जलीय विलयन में जब सिल्वर नाइट्रेट को डाल रहे हैं हम लोग तो वहाँ पे AgCl बन रहा है। AgCl बन रहा है इसका मतलब ये हुआ कि वो Cl माइनस आयन को निकाल रहा होगा। ओके, देखो जब इसमें डाल दिया और मैंने बताया था कि मान लिया जाए, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ PdNH3, अभी फिलहाल मैं लिख रहा हूँ Cl2, इसको मैंने अरेंज कर दिया क्योंकि मैंने बताया था कि पैलेडियम का अगर ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो तो कोऑर्डिनेशन में कितना होता है 4 होता है। आप देख सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो +2 है, +2 है तो कोऑर्डिनेशन में कितना 4 होगा, तो मैंने 4 बनाया। ओके, तो वाटर में डालोगे तो ये 2Cl माइनस आयन क्या करेगा, लिबरेट करेगा। और इसी के सॉल्यूशन में जब सिल्वर नाइट्रेट को आप डालोगे, सिल्वर नाइट्रेट को डालोगे तो क्या करेगा, ये रिएक्शन करके AgCl चूँकि एक्सेस में ले आओ, इसकी अधिकता है तो क्या होंगी AgCl है, चूँकि एक्सेस मात्रा में अगर 2 है तो 2 हो सकता है इसका, चूँकि बहुत अधिक मात्रा में 2 बन जाएगा, है ना। तो ये AgCl 2 मोल तभी बना होगा जब इससे 2 मोल टूट के बाहर हो गया होगा, टूट के बाहर हो गया होगा। और टूट के बाहर होना मतलब आयन में परिवर्तित हो जाना, और आयन में कौन परिवर्तित होता है, उसके प्राइमरी बैलेंस से होते हैं, और जो आयन में परिवर्तित नहीं हो गया वो क्या हो गया, सेकेंडरी बैलेंस से हो गया। क्योंकि हम लोग जानते हैं प्राइमरी बैलेंसी आयनाइजेबल होता है और सेकेंडरी बैलेंसी क्या होता है, नॉन आयनाइजेबल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें प्राइमरी बैलेंसी कितना है बाबू, ये है, तो सेकेंडरी बैलेंसी कितना, ये हो गया, है ना। क्योंकि सेकेंडरी बैलेंसी क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर को बताती है। दैट मीन्स सेकेंडरी बैलेंसी इसमें कितने होंगे, 4 होगा। देखो तो 2 AgCl, इसका मतलब 2Cl बाहर कर दिया होगा क्योंकि आयनाइजेबल हुआ होगा। वाटर जो अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल हैं वो नॉन आयनाइजेबल होते हैं, हुए होंगे, इसलिए क्या है, इसके साथ रिएक्शन नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपाउंड में इसकी जो सेकेंडरी बैलेंसी कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ बाबू, इधर लिख रहा हूँ, आंसर इधर कर दे रहा हूँ, मैं आंसर इसी में कर दे रहा हूँ। आंसर किसका, सेकेंडरी बैलेंसी। तो इसके सेकेंडरी बैलेंसी कितने हो जाएंगे आपके पास, 4 हो जाएंगे। ओके बाबू, देखो इसके साथ जब इस सॉल्यूशन के साथ जब सिल्वर नाइट्रेट को डाला गया 2 AgCl बाहर हो गया, इसका मतलब 2Cl बाहर कर दिया होगा क्योंकि वो आयनाइजेबल हुआ होगा, आयन में परिवर्तित हो गया, तब रिएक्शन किया होगा। और जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं ये आयन में परिवर्तित नहीं हुआ होगा, इसका मतलब इसकी जो सेकेंडरी बैलेंस वो कितना है, 6। इसमें आ जाओ, एक तो लगता है एक AgCl मतलब एक Cl इससे बाहर हो गया तो 2Cl बाहर नहीं हुआ, 2Cl बाहर नहीं हुआ, इसका मतलब इस प्रकार से कंपाउंड होगा NH3 का होल 4 Cl2 Cl, है ना। इस कंपाउंड को देखो कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कितना 3 है, और मैंने बताया था कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो कोऑर्डिनेशन में कितना 6 होते हैं। देखो बाबू, तो 4 तो मैंने अमोनिया के साथ सेट कर दिया और 2 किया है अंदर रह गया, 1 बाहर हो गया। तो टूट के जो बाहर होंगे सिर्फ यही होंगे, आयनाइजेबल होते हैं, ये आयनाइजेबल नहीं हुआ करता, कभी नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन स्पेल के अंदर जो होते हैं वो आयनाइजेबल नहीं होते हैं, सिर्फ यही आयनाइजेबल होते हैं। देखो यहाँ पे, तो चूँकि यहाँ पे एक ही AgCl बनता है, इसका मतलब इनमें सिर्फ एक Cl माइनस आयन बाहर निकला होगा, आयन में परिवर्तित हुआ होगा। ये 2 Cl नहीं परिवर्तित हुआ होगा, 2 Cl जो है
वो आयन में परिवर्तित नहीं हुआ होगा और ये अमोनिया भी नहीं हुआ होगा। इसका मतलब ये हुआ 4 2 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। आप देख सकते हो 4 2 6 होंगे, है ना। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितने बाबू? 6 होंगे। इसमें आ जाओ, देखो जब PtCl4 2HCl के साथ रिएक्शन कराया गया एज सिल्वर नाइट्रेट को, तो वहाँ पे कोई भी AgCl नहीं बना। इसका मतलब कोई Cl बाहर नहीं हुआ। इसका मतलब उससे आयन में परिवर्तित नहीं हुआ। इसका मतलब ये हो गया वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रह गया होगा। ऐसे भी देखो मैंने बताया था कि प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर 4 हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6 होती है, और प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है? वो 4 होती है। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6 होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इस प्रकार से HCl एंड Cl फॉर इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे, तब तो ये कोई आयन उत्पन्न नहीं करेगा ना। इससे कोई आयन Cl- आयन नहीं निकलेगा, और जब Cl- आयन नहीं निकलेगा तो ये सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन कराओगे तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, है ना। रिएक्शन नहीं किया इसका मतलब कोऑर्डिनेशन में कितने होंगे? 4 2 6। आप यहाँ भी गिन सकते हो 4 2 6 कितने बाबू? 6 होगा। इसके पास आ जाओ, यहाँ भी कोई AgCl नहीं बन रहा है। इसका मतलब इससे भी Cl बाहर नहीं निकला होगा। जब बाहर नहीं निकला तो कितने हो गए? 2 2 4 हो गए। ओके बाबू, दैट मीन्स इसका सेकेंडरी वैलेंस से कितने 4, इसके कितने 6, इसके कितने 6, इसके कितने 6, इसके कितने 4 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी NCERT बुक में दिया हुआ है। ये डाटा नहीं दिया, ये डाटा मैंने आंसर बना कर दिया आपको। सिर्फ ये डाटा और ये डाटा दिया हुआ है। मैंने आंसर आपको इधर लिख दिया कि इसका सेकेंडरी वैलेंस से कितने होंगे, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा। ठीक है, चलो आप देखो अगला क्वेश्चन। ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपके मेडिकल का क्वेश्चन पूछा हुआ है, नीट का क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक बार तो एम्स में पूछा हुआ। कब? वो आपके पास पूछा हुआ है 18 में। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बाबू, the correct order of the silver chloride formed, okay, when silver nitrate in excess is treated with complex, कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स है? COCl3 6NH3, एक कॉम्प्लेक्स ये दिया गया है COCl3 कोबाल्ट का है बाबू, COCl3 5NH3, है ना, COCl3 4NH3, ये सब मॉलिक्यूल दिया गया है। तो कह रहा कि इन सब कंपाउंड का, ये जो कंपाउंड है इसके सॉल्यूशन को अगर सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराया जाए, है ना, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराया जाए तो रिएक्शन कराओगे तो ये भी ये भी क्या करेंगे? AgCl बनाएगा, ये भी AgCl बनाएगा, ये भी AgCl बनाएगा। तो कौन से करेक्ट ऑर्डर होगा? तो ऑप्शन दिया है आपके पास 2 मोल AgCl, 3 मोल AgCl, 1 मोल AgCl। एक क्वेश्चन नीट का पूछा हुआ है, नीट का एम्स का भी क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। ठीक है, दूसरा है 1 मोल AgCl, 2 मोल AgCl, 3 मोल AgCl। सी जो ऑप्शन है
3 मोल AgCl, 2 मोल AgCl, 1 मोल AgCl एंड डी ऑप्शन है 3 मोल AgCl, 1 मोल AgCl एंड 2 मोल AgCl। ओके बाबू, देखो क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द AgCl फॉर्म्ड व्हेन सिल्वर नाइट्रेट इन एक्सेस इज ट्रीटेड विथ कॉम्प्लेक्सेस। इस सारे कॉम्प्लेक्स है, इन सब कॉम्प्लेक्स से जब सिल्वर नाइट्रेट की अधिकता को रिएक्शन कराई जाए, है ना, क्वेश्चन में बोल रहा हूँ हिंदी में, इन सब कंपाउंड का, ये सब कंपाउंड है ना, का रिएक्शन जब सिल्वर नाइट्रेट की अधिकता के साथ कराया जाए तब सिल्वर क्लोराइड, बनने वाले सिल्वर क्लोराइड का सही क्रम क्या होगा, सही क्रम क्या होगा, ये ना। देखो बाबू, COCl3 NH3 है, ओके बाबू, और ये कौन कंपाउंड है, COCl3 5NH3 है, ओके। ये कंपाउंड है COCl3 4NH3, ओके। देखो सभी में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन में कितने +3 है, इसका तो 0, इसका -3, तो इसका कितना बाबू +3, 0 - 3 कितना +3, 0 - 3 कितना +3। और मैंने बताया था कि कोबाल्ट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बाबू 6 होता है। तो आप इसको इस प्रकार से लिख दो, इस कंपाउंड को CONH3 का होल 6, अगर 6 तो हो गया और 3 Cl क्या होंगे बाहर निकल जाएगा, है ना। इस कंपाउंड को लिखोगे CONH3 का होल 5, चूँकि कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन में कितना होता 6 होता, तो अभी 5 ही हुआ है, 1 क्लोरीन को अंदर रखना पड़ेगा और 2 क्लोरीन को क्या करना पड़ेगा बाहर करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया, इसमें 3 Cl -, टूट के बाहर निकलेगा, वाटर में डालोगे तो इसमें कितना 2 बाहर निकलेंगे, और इसमें देखो ये वाला ऑक्सीडेशन +3 है, तो कोऑर्डिनेशन में कितना 6 होगा, CONH3 ओके 4 है, कोऑर्डिनेशन में कितना 4 हुआ है, और 2 Cl को तो बाहर अंदर करना ही पड़ेगा, 1 बाहर हो जाएंगे। ये कितने 3 Cl - निकालेगी वाटर में, और ये कितने 2 Cl - निकालेगी, ये कितने निकालेंगे बाबू 1 निकालेगा। जैसे ही सॉल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट को डालोगे, तो ये Ag है, ये Ag इस Cl से, चूँकि एक्सेस में लिए हो ना, एक्सेस में है, तो रिएक्शन करके क्या बना देगा 3AgCl बनाएगा। जैसे इसमें डालोगे बाबू, इसके सॉल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट को एक्सेस में डालोगे, ये Ag इस Cl से रिएक्शन कर लेगा और कितने बनाएंगे 2AgCl बनाएगा। जैसे इसमें डालोगे और सिल्वर नाइट्रेट की एक्सेस को डालोगे तो क्या करेगा बाबू, ये रिएक्शन करेंगे और बनाएगा AgCl। ये 3 मोल, ये 2 मोल, 1 मोल बनेंगे, है ना। तो 3 2 1, 3 2 कहाँ पर, 1 कहाँ पर है, ये वाला सही क्रम होना चाहिए। ओके बाबू, ये क्वेश्चन आपके नीट में क्या हुआ है और एम्स में भी क्या हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपसे कहीं करता है, कहीं मिलता है, तो उसे बना लो, बहुत आसान माना जाता है इस प्रकार क्वेश्चन। सिर्फ और सिर्फ याद रखना जो मैंने बताया था कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन +3 हो, प्लेटिनम का +4 हो, नहीं बताया था ना। फिर आपका आयरन का +2 +3, तो वहाँ पर उसका कोऑर्डिनेशन में कितना होता है 6 होता है। फिर मैंने बताया था अगर प्लेटिनम का +2 हो, कॉपर का +2 हो, जिंक का +2 हो, कैडमियम का +2, तो ऑक्सीडेशन उसका कोऑर्डिनेशन में कितना होता है कोऑर्डिनेशन कितना होता है बाबू 4 हुआ करता है। और फिर मैंने बताया था कि कॉपर का +1 हो, सिल्वर का +1 हो, गोल्ड का +1 हो, तो कितना होता है तो वहाँ पर उसका कोऑर्डिनेशन में कितना होता है 2 हुआ करता है। तो इन सारे चीज़ों को याद रखोगे तो इस प्रकार क्वेश्चन को बनाना बहुत ही आसान हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपका ये वार्नर थ्योरी था और वार्नर थ्योरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, उस क्वेश्चन को बाबू मैंने क्या किया हूँ आपके सामने में यहाँ पे एक्सप्लेन किया। और इसके बाद अब जो इसके जो ये शॉर्ट कमिंग थे, लिमिटेशन थे, उसको हटाने के लिए जो
बाद में एक थ्योरी दिया गया, VBT दिया गया, क्रिस्टल पिलिगेंट थ्योरी दिया गया, MOT दिया गया, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हालांकि हम लोग सब डिस्कस नहीं करना है, सिर्फ हम लोगों को VBT डिस्कस करना है और क्रिस्टल फील्ड लिगेंड थ्योरी को डिस्कस करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। आप इसे तैयार कर लो। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को RK सेन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।